मैं जो आपको बताऊंगा वो बिल्कुल सच्चाई और हक की बात बताऊंगा। मैं आपको ये वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी भी ना गुमराह आपको किया, ना कर रहा हूं, ना कभी करूंगा। क्योंकि इस केस में जब किसी इंसान को लालच होता है, कोई बड़ी फीस मिलती हो, बड़ा पैसा मिलता हो, या बड़ा नाम मिलता हो, या बहुत कुछ और लालच हो, तो वो गुमराह कर देगा। अगर कुछ काम नहीं हो रहा तो गुमराह करने की कोशिश। यहां तो हमने एक पूरी कोशिश की है, सब कुछ हमने किसी से कोई फीस नहीं ली, बिल्कुल इंसानियत के नाते फ्री कर रहे हैं, अपने पास से लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ना किसी से मांगेंगे, ना किसी से सवाल करेंगे कि हमें ये दे दो या हमें ये चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। एक इंसानियत के नाते हमने इस केस को लिया, इंसान के नाते पूरी मेहनत कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और गुलाम हैदर भारत में आएगा भी और बच्चे मिलेंगे भी, जब दुनिया कुछ भी कर ले। बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो ये पहले ये कहते थे कि उसको वीजा नहीं मिलेगा, उसको बच्चे नहीं मिलेंगे, सीमा डिपोर्ट। अब हम कहते हैं सीमा डिपोर्ट भी नहीं होगी। तो हमें सीमा के डिपोर्ट कराने से क्या फायदा? हम सीमा को जाने नहीं देंगे जल्दी से, हम इसको सजा कराएंगे, चाहे हमें कितना भी जोर लगाना पड़ो, इसको जेल सड़वाएंगे इंडिया की। हमें इसको डिपोर्ट कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी ये कब जाएगी, ये कब जाएगी, ये कब होगा, कब डिपोर्ट होगा। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इसको डिपोर्ट कराने में। हम तो चाहते हैं इसको भारत की जेल में रखना। मोमिन मलिक चाहता है कि ये भारत की जेल में रहे। मुझे इसको डिपोर्ट कराने में इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैंने आज तक इसको डिपोर्ट कराने के लिए कोई कार्रवाई की है। मैंने सिर्फ इसको जेल पहुंचाने की कार्रवाई की है। मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा आखिरी दम तक, जब तक मैं जिंदा हूं। ये बता रहा हूं मैं आपको। तो इसको तो जेल कराऊंगा ही कराऊंगा। इसको डिपोर्ट की हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जिन लोगों के कानों में रुई डली हुई है वो कृपया कानों से रुई निकाल करके वो मोमिन मलिक की बात को अच्छी तरह सुन ले कि मोमिन मलिक की कोई लड़ाई सीमा हैदर को डिपोर्ट कराने के लिए नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो बिल्कुल गलत कहता है। आज तक मैंने ये बात कही नहीं कि मैं सीमा हैदर को डिपोर्ट कराऊंगा। सीमा को बिल्कुल भी डिपोर्ट की मेरी कोई लड़ाई नहीं। मेरी लड़ाई तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने की, जेल कराने की है, और वो मैं करा के रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसको मैं जेल करा के रहूंगा ही रहूंगा, सजा करा के रहूंगा 101%। ये मैं आपको बता रहा हूं। और जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो मैंने ऑर्डर कराए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत ऑर्डर कराए हुए हैं, अच्छे ऑर्डर कराए हुए हैं। वो गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। पूरी दुनिया के लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे कि ये क्या हो गया। जिस वक्त गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे पूरी दुनिया देखेगी। कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, साथ लगी रहे उसके, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कितना भी बड़ा कोई वकील हो या कुछ भी हो जो उसके साथ लगे हुए हैं, जो झूठ को फैलावा दे रहे हैं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम कर रहा हूं, किया और करता रहूंगा। और ये काम आपके कदमों में जीत के रूप में आ चुका है। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। बहुत से लोग गुमराह करते जी क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे भाई, ये कोई डेली कोई अपडेट का कोई है कि रोज रोज नई कोई बातें आ रही है। ये कानूनी बातें हैं जो हम कह चुके, बच्चों के ऑर्डर करा चुके। अब गुलाम हैदर की वेट आएगा तो बच्चे दिलाएंगे उसको, मुलाकात भी होगी, वो रहेगा भी उनके साथ, बच्चों के साथ रहेगा भी, उसके बच्चे भी मिलेंगे। वीजे की जो सारी प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट सरकार की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने पूरी कर रखी है। रिकमेंडेशंस भी है, सब चीज है। और कल या परसों तक मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी हाई कमीशन को नोटिस करा दूंगा। मंडे और ट्यूसडे में ऑनरेबल कोर्ट से भी हाई कमीशन को नोटिस करा दूंगा मैं। और नोटिस की कॉपी जो है वो मैं आपके कम्युनिटी पे लगा दूंगा। वो काम भी कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों के जब भी पेट में दर्द हो जाएगा, ये क्या एक कह रहा था कोर्ट ने कब बुलाया है, क्या बुलाया। अरे कोर्ट ने बुलाया एविडेंस देने के लिए, तभी तो हम बुला रहे हैं उसको। अब स्पष्ट ऑर्डर तुम्हें चाहिए तो स्पष्ट ऑर्डर भी हम कम्युनिटी पे लगा देंगे। हाँ, इसमें बात। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कानूनी पेचीदगियों की। तो दोस्तों, अगर आपके गले में दर्द है या आपके कान में दर्द है या आपकी नाक में दर्द है, तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे? जो नाक कान गले का डॉक्टर हो, उसको बोलते हैं ईएनटी। तो अगर आपके गले में दर्द है, नाक में दर्द है या कान में दर्द है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी गायनोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाओ, जनाब मेरे तो गले में दर्द है, कान में दर्द है।
तो गायनोलॉजिस्ट कहेगा कैसे बेवकूफ आदमी हो, मैंने बाहर पट्टी लगाई हुई है कि आप वहां कि मैं गायनोलॉजिस्ट हूं। जो डॉक्टर होगी महिला हो कहेगी भाई मैं तो गायनोलॉजिस्ट हूं, मेरे पास क्या लेना है, आप आपके गले में दर्द है, कान में दर्द है, ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए। तो वही ईएनटी डॉक्टर के पास जाएगा। अगर किसी को दिमागी प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा कि जनाब मेरे दिमाग में ये दिक्कत है, मुझे सर में दर्द होता है, या मुझे नसों में वेन्स में दर्द होता है, और या मेरे आधे मस्तिष्क में दर्द है, या मुझे सर की ये प्रॉब्लम है। तो वो इंसान जो है जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट जो है उसकी हिस्ट्री को समझेगा, पास्ट को समझेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका इलाज करेगा, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट उस बात का एक्सपर्ट है। अब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का वक्त हो गया है, अब डिलीवरी कराने के लिए जनाब वो पहुंच जाए किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास कि जी मेरी डिलीवरी कर दो, तो वो कर देगा उसकी डिलीवरी। वो कहेगा भाई फटाफट वहां ले जाओ इसको गायनोलॉजिस्ट के पास, तो वो उसकी डिलीवरी कराएगी, जैसे उसको तजुर्बा है, जिस लाइन की वो डॉक्टर है। इसी प्रकार किसी की हड्डी टूट जाए तो वो कहां जाएगा, वो औरतों के पास जाएगा कि जनाब मेरी हड्डी टूट गई, वो प्लास्टर करेगा, उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, उसको एक्सरे करके कैसे ये हड्डी जुड़े तो उस बारे में पूरा 40 दिन का प्लास्टर लगाएगा, उसी हिसाब से दवाइयां देगा, वो औरतों उसके पास जाएगा। किसी का दांत टूट जाए तो वो कहां जाएगा, एमबीबीएस फिजिशियन के पास नहीं जाएगा कि जनाब मेरा दांत टूट गया, कोई एमडी है, फिजिशियन है, उसके पास जाएगा जी आप एमडी हो, आपने एमडी कर रखी है, या मेरा दांत टूट गया तो मेरा आज इलाज कर दो, क्या वो उसके पास जाएगा? नहीं, वो कहेगा भाई किसी डेंटिस्ट को दिखा, वो डेंटिस्ट के पास जाएगा। किसी को बुखार है तो वो एमडी फिजिशियन के पास जाएगा, जी मुझे बुखार है, शरीर में ये दर्द है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसके पास जाएगा। अगर किसी को पाइल्स की गंदी बीमारी भी है ना, तो वो जो पाइल्स का डॉक्टर होगा स्पेशल, वो उसके पास जाएगा, क्योंकि वो उसका ही इलाज करता है। अब दोस्तों जो माइंड का इलाज करता है न्यूरोलॉजिस्ट, वो भी डॉक्टर है। जो दांतों का इलाज करता है डेंटिस्ट, वो भी डॉक्टर है। जो आंखों का इलाज करता है आई स्पेशलिस्ट, वो आंखों का डॉक्टर है। जो कानों का, गले का, नाक का इलाज करता है ईएनटी, वो भी डॉक्टर है। जो एमडी फिजिशियन है वो भी डॉक्टर है। जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो भी डॉक्टर है। जो ऑर्थो है वो भी डॉक्टर है। तो डॉक्टर तो सभी है ना, अपनी अपनी लाइन के। इसी प्रकार भारत के अंदर कम से कम जो है आज के टाइम में 25 से 28 लाख वकील हैं पूरे भारत में। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 22 लाख समथिंग वकील थे, लेकिन आज के टाइम में जो रजिस्टर्ड एडवोकेट है वो 22 से 25 लाख के बीच में, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट, कई लाख स्टूडेंट जो है वो फाइनल ईयर में जो अपना रजिस्ट्रेशन विद इन जो ना 6 मंथ के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप सुबह घर से तैयार होके नाश्ता पानी करके अपनी गाड़ी उठा के या अपनी स्कूटी उठा के या अपनी बाइक उठा करके 25 लाख, जो 22 से 25 लाख एडवोकेट है, आप उनके ऑफिस में जाइए, उनके दफ्तरों में जाइए और आप किसी भी एक केस को लेकर के उनसे सलाह कीजिए और उनको बताइए कि सर ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा। तो जो 22 से 25 लाख एडवोकेट है, आप, मैं लिख के देता हूं ये बात, हर व्यक्ति की सलाह जो है वो अलग अलग होगी। किसी की भी सलाह जो है वो एक साथ नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के कानून का जो बताने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, वो उसके अकॉर्डिंग है। जितना उसको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। जिस लाइन का वो डॉक्टर है वो उसी प्रकार वो काम करता है। अब क्लासिफिकेशन हमारे एडवोकेट्स में भी है, जिस प्रकार डॉक्टरों में है। कोई इनकम टैक्स का वकील है, तो कोई क्रिमिनल वकील है, कोई सिविल लिटिगेशन जो प्रॉपर्टी केसेस है वो देखता है, कोई क्रिमिनल मुकदमे देखता है, कोई रोड एक्सीडेंट देखता है, कोई इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है, कोई तहसील में जो है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराता है, कोई लाइसेंस बनवाता है। तो हमारे वकील बिरादरी के अंदर भी वकीलों का क्लासिफिकेशन है, उनका वर्गीकरण है कि कोई इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करता है, कि कौन आदमी कहां किस तौर से प्रैक्टिस करता है। और
इन 22 से 25 लाख वकीलों के अंदर जो ये सीमा हैदर का मामला है वो सिर्फ एक मामला है, और उस एक मामले को सिर्फ एक ही मोमिन मलिक है जो उसको देख रहा है। तो भाई अब आप 23 से 25 लाख वकीलों में से एक मोमिन मलिक को एक तरफ बिठा दो और इस केस को लेकर के 22 से 25 लाख लोगों के पास जाओ और उनसे सवाल जवाब करो, अलग अलग पॉइंट पे सवाल जवाब करो, तो आपको 25 से 22 लाख ही अलग अलग सलाह मिलेगी। किसी की भी सलाह जो है